मेरा नाम विशेष हतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ है 11 फरवरी को, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर की भी जस्ट मार्च के फर्स्ट वीक में आने ही वाली है। उससे पहले ये हमारा थर्ड और लास्ट वीडियो रहेगा। पहले 2 वीडियोस को आपने काफ़ी पसंद किया। जैसे कि अभी कभी होता है कि किसी बच्चे ने अगर गलत तो क्या कहूँ, अलग आंसर लिखा हो, मान लीजिए मेरी ओपिनियन कुछ अलग है, तो एक आध दो बच्चे रूठ भी जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे काफ़ी खुश हुए और ठीक है, उनको लगा कि मैं ठीक आंसर दे रहा हूँ। मे बी मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 150 क्वेश्चन हैं, अभी 100 क्वेश्चन ही हमने किए, तो उसमें से हमें लगा कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे लगेंगे क्वेश्चन आपको जो मुझे लग रहे हैं डिलीट होंगे, तो वो राय जुदा हो सकती है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन जो मुझे लग रहा है। आज जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उनको अपन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कर ही दिया वेस्ट तो खैर। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ अ केस स्टडी। तो अगर केस स्टडी की जाती है तो केस स्टडी बेसिकली वैसे रिसर्च का एक तरीका होता है किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए। मान लीजिए कि अपन राजस्थान से हैं और ये समझना चाहते हैं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है और क्यों है, किन रीज़न से है, इसकी अपन एक केस स्टडी करना चाहते हैं। तो ये 5 पॉइंट में से क्या उनका क्रम होगा। पहला, ड्राइंग कंक्लूजन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा सोर्स, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरव्यूइंग, ड्राफ्टिंग द केस। वेल, सबसे पहले देखो, आप केस स्टडी में सबसे पहले केस को स्टडी करोगे ना, केस को स्टडी करोगे यानी प्रॉब्लम को समझोगे। तो सबसे पहले तो इशू क्या है इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद अब आप इशू क्या है समझ गए, अब आप डेटा कहाँ से लाएंगे यानी आपका सोर्स क्या होगा, तो आप सोर्स को पहचानेंगे। उसके बाद सोर्स को पहुँच के उसके बाद आप उसे अप्रोच करेंगे और वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे इंटरव्यू भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद सब निकल के फिर आप प्रोसेस वगैरह लगाएंगे और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे। इन्होंने लिखा है ड्राफ्टिंग द केस, तो ड्राफ्टिंग द केस का मतलब यही समझा है मैंने कि भाई लास्ट में आप इसको रैप अप करेंगे, आप अपना जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया उसको आप ड्राफ्ट करेंगे एक रिपोर्ट के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से तो 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 यहाँ पे है, तो इसका आंसर ए होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये मैं बार बार और हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये डिस्क्लेमर ही है कि ये कोई ऑथेंटिक आंसर की नहीं है, ये मेरी समझ के हिसाब से ऑथेंटिक आंसर की है, ताकि एक रफ आइडिया तो लगे कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है। बाकी तो जो बोर्ड देगा उसमें भी ठीक है, कई बार गलतियाँ बोर्ड में भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड जो देता है वो फुल एंड फाइनल होता है। ये आपको भी पता है, जो एग्ज़ाम देते रहते हैं, या पता सबको ही है कि आप उनको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आपको अपने ऑब्जेक्शन का रीज़न देना पड़ेगा। वहाँ होता क्या है कि समय कम मिलता है, इसलिए तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, 1 या 2 दिन का समय मिलता है तो उसमें सब लोग ही टूट पड़ते हैं। तो अपने को तैयारी पहले करनी है, जिनमें आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है, उसके प्रूफ वगैरह इकट्ठे करके फिर आपको प्रूफ लगाने पड़ते हैं। क्या है, IFRS हैज़ नो रोल टू प्ले इन। तो IFRS क्या होता है आपका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे AS होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो एक समय एक तरफ इंडिया में चलते थे AS और इंटरनेशनल लेवल पे चलते थे IFRS। उसका क्या फ़ायदा होता था, खास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, मान लीजिए एक कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर USA में है, उसका इंडिया में भी ब्रांच है, इंग्लैंड में भी ब्रांच है, तो वहाँ पे अकाउंट्स में एक सिमेट्री इस्टेब्लिश करने के लिए IFRS बहुत काम आते थे। तो IFRS हैज़ नो रोल टू प्ले, इससे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होता है, प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यही इसका आंसर है। बाकी सारे सही हैं कि IFRS से अकाउंटिंग की ग्लोबल हार्मोनाइजिंग होती है, मतलब एक जैसी। तो ये डेफिनेटली इसके अंदर वो रोल प्ले करता है कि इंडिया में जैसे अकाउंटिंग हो रही है, USA में वैसी हो रही है, वैसी ऑस्ट्रेलिया में, यानी उसकी जहाँ जहाँ ब्रांचेस हैं तो एक सिमेट्री इस्टेब्लिश हो जाती है, एक अकाउंट्स में हार्मोनाइज हो जाते हैं। फैसिलिटेटिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इससे क्या होता है कि जब IFRS फॉलो करते हैं, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, अगर वो IFRS फॉलो कर रही है तो कोई विदेशी जो बंदा है वो आंकड़ों पर विश्वास कर पाता है। ठीक है ना, कोई अगर ग्लोबल इन्वेस्टर है तो वो इंडिया के कहीं खातों को फर्जी नहीं मानता, क्योंकि वो IFRS फॉलो करके बनाए गए हैं, मतलब उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, तो उनके अकाउंट्स पे उसका विश्वास होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने में झिझकता नहीं है, यानी वो नतीजों पे विश्वास कर पाता है। तो ये वाकई में IFRS वहाँ पे भी रोल प्ले करता है।
अवॉइडिंग मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, ऑब्वियस ही बात है, जो भी एएस या आईएफआरएस, इंड एएस वगैरह फॉलो करता है तो अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हो पाती, वहाँ पे भी ये रोल प्ले कर पाता है। बाकी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में आईएफआरएस का कोई सीन नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। तो 102 का आंसर ए रहेगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द पीडी अकाउंट इन ए ट्रेजरी। तो ट्रेजरी के अंदर आप पीडी खाता खुलवा सकते हो, कोई भी संस्थान ट्रेजरी में पीडी खाता खुलवा सकता है, ठीक है। और उसके अंदर नॉन गवर्नमेंट मनी का हिसाब रखा जाता है। तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे, एक ऐसा अकाउंट जहां इम्प्रेस्ड मनी जमा कराई जाती है। सेकंड कहता है ऑल नॉन गवर्नमेंट मनी रिसीव्ड इन द ट्रेजरी इज डिपॉजिटेड इन पीडी। तो यस, इसका आंसर बी रहने वाला है कि जितनी भी नॉन गवर्नमेंट मनी होती है उसे पीडी खाते में जमा करा दिया जाता है, ट्रेजरी में खाता खोल के विभागाध्यक्ष के थ्रू परमिशन लेके। तो ये सब आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद है फॉर्म GA19 इज़ टू बी यूज फॉर। एकदम से फॉर्म का नाम याद आना, क्लिक करना मुश्किल ही रहता है, फिर भी फॉर्म GA19 का यूज़ किया जाता है। तो आप चारों ऑप्शन में देखेंगे, रजिस्टर ऑफ एक्सपेंस बाय द हेड ऑफ अकाउंट्स। तो ये व्ययों का रजिस्टर कैसे होगा, शीर्षवार हेड वाइज वो कैसे होगा, इसके लिए फॉर्म GA19 यूज़ हुआ करता है। हिंदी इसकी बहुत सही नहीं थी, ये लिखा था लेखा प्रमुख द्वारा व्यय रजिस्टर। यहाँ प्रमुख की जगह शीर्षक वर्ड होता तो वो ज़्यादा सही था, बट इसमें आप कोई विंडो नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने कहा था कि हिंदी और इंग्लिश में किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी होने पर इंग्लिश को सही माने, और इंग्लिश में बिल्कुल सही था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे कुछ अपेंडिक्स जो 7 है उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रखे हैं। उसमें पहला ही फॉर्मेट ये दे रखा है GA19 सॉरी, उसमें बता रखा है लेखा शीर्षवार द्वारा व्ययों का रजिस्टर, इसे इंग्लिश में लिखा है रजिस्टर ऑफ एक्सपेंस बाय हेड ऑफ अकाउंट्स। तो ठीक है सर, ये है। अ सर्विस बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन डिलीट में जाने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि रूल है कि जैसे जो क्लास 4 सर्वेंट है ना, चतुर्श्रेणी कार्मिक है, उसके लिए सर्विस बुक मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड्स वाले टॉपिक में से लिया है, मैं भी आपको पढ़ा भी दूंगा। बी छोड़ दो, पुलिसमैन ऑफ द रैंक नॉट हायर देन द हेड कांस्टेबल। तो जो हेड कांस्टेबल तक की रैंक वाला बंदा है उसके लिए भी सर्विस बुक नहीं रखी जाएगी। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एक टेम्परेरी फिक्स्ड पीरियड के लिए अपॉइंट हुआ है उसके लिए भी सर्विस बुक नहीं रखी जाएगी। तो या तो क्वेश्चन ये बोलता कि किसके लिए रखी जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाता। लेकिन इसने बोला कि सबके लिए रखी जाएगी, किसके लिए नहीं रखी जाएगी, तो आंसर तो है कि ए के लिए भी नहीं रखी जाएगी, सी के लिए भी नहीं रखेंगे, डी के लिए भी नहीं रखेंगे। तो इसने ऐसे क्वेश्चन भी नहीं दिए कि ACDBDA, ऐसा कुछ वाले ऑप्शन भी नहीं दिए। तो फिर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिलीट में जाएगा, ठीक है सर। तो देख लीजिए, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिस क्वेश्चन शुड बी डिलीटेड बिकॉज A, C एंड D ऑप्शंस के लिए सर्विस बुक नहीं मेंटेन की जाती है, वेयर एज सर्विस बुक इज मेंटेन फॉर गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो रीज़न मैं बता दिया, यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए। नियम 160 सेवा अभिलेख, प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिए उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से एक सेवा पुस्तिका निम्नलिखित मामलों को छोड़कर निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाएगी। इन मामलों को छोड़कर, तो ACD जो है वहाँ पे दिए थे ऑप्शन में। तो वो कर्मचारी जो अल्प अवधि के लिए या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, और पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर का नहीं होता, और चतुर्श्रेणी कार्मिक, इन सब मामलों में ये था कि इसके लिए आपको सर्विस बुक रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो ये मतलब इस क्वेश्चन का ये हो गया कि अगर आप जब प्रूफ लगाएंगे ना तो वो पूछेगा भाई आप ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट बताएंगे कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, यानी इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, दैट्स वाई यू आर ऑब्जेक्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है सर। चलिए 06, ऑडिट कंडक्टेड एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। आसान क्वेश्चन था, बहुत देर बाद कोई आसान क्वेश्चन था कि वो ऑडिट जो नियमित या अनियमित अंतराल पे होती रहती है तो उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस ऑडिट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट खास करके बैंकों में होती है, क्योंकि बैंकों में अगर आप पूरे साल के बाद ऑडिट करने जाएंगे, यानी फाइनल ऑडिट करने जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या कोई गड़बड़ होगी तब तक उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे एक रेगुलर, मान लीजिए हर महीने, हर हफ्ते, 15 दिन में, 3 महीने में ऑडिट होती ही रहती है, ठीक है। तो उसे अपन कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं, ठीक है। बाकी ऑडिट आप जानते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसी होती है जो कानून के तहत करानी ज़रूरी होती है। इंटरिम ऑडिट ये होती है कि 2 फाइनल ऑडिट के बीच में अगर किसी ज़रूरत के हिसाब से ऑडिट करा ली जाए
तो वो इंटरिम ऑडिट होती है। टर्मिनल ऑडिट एंड में होती है। कंटिन्यूस ऑडिट चलती रहती है पूरे साल के दौरान, रोज रोज होती है ऐसे नहीं, एक रेगुलर इंटरवल पे होती रहती है। तो इसे अपन सतत लेखा परीक्षण या निरंतर लेखा परीक्षण कहेंगे। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुपर न्यूमररी पोस्ट। सो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मुझे ढूंढ के ही निकालना पड़ा इसका आंसर। तो जो सुपर न्यूमररी पोस्ट इज क्रिएटेड टू इंक्रीज द स्टाफ टू मीट एक्स्ट्रा वर्कलोड, ये नहीं है। अ सुपर न्यूमररी पोस्ट इज अ शेडो पोस्ट, ये है ऑप्शन। अ सुपर न्यूमररी पोस्ट इज नॉर्मली क्रिएटेड टू अकोमोडेट द लीन ऑफ एन ऑफिसर, एक अधिकारी के पदाधिकार को बनाए रखने के लिए ये होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ पर्सनल टू द ऑफिसर फॉर whom इट इज़ क्रिएटेड एंड नो अदर ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट सच ए पोस्ट, ये किसी उस अधिकारी विशेष के लिए ही जनरेट या कहें सृजित की जाती है, कोई और उसे होल्ड नहीं कर सकता, ये भी सही है। और इट इज़ अ टेम्परेरी पोस्ट क्रिएटेड फॉर अ डेफिनेट एंड अ फिक्स पीरियड, ये गलत है। तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 जहाँ ऑप्शन है तो सी इसका आंसर है। इसके नीचे मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं तो आप देख पाएंगे। तो 2, 3 और 4 रहेगा। हिंदी में भी लिखे हैं, हिंदी से ज़्यादा आपको इंग्लिश में बहुत साफ साफ दिखेंगे। जैसे फर्स्ट ये दिख गया, जैसे अ सुपर न्यूमररी पोस्ट इज़ नॉर्मली क्रिएटेड टू अकोमोडेट द लीन ऑफ एन ऑफिसर। एंड सेकंड ये दिख गया आपको, इट इज़ अ शेडो पोस्ट दैट इज़ नो ड्यूटी आर अटैच टू सच अ पोस्ट। और एक ये आपको 5 वाला दिख गया, इट इज़ पर्सनल टू द ऑफिसर फॉर whom इट इज़ क्रिएटेड एंड नो अदर ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट सच अ पोस्ट। और वहाँ जो लिखा हुआ था इट इज़ अ टेम्परेरी पोस्ट, देखो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था ना, यहाँ देखिए आप, यस इट इज़ अ टेम्परेरी पोस्ट 5वां। तो इसकी जगह ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे ऑप्शन में लिखा हुआ है इट इज़ अ परमानेंट पोस्ट, इट इज़ ऑलवेज अ परमानेंट पोस्ट, इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी पोस्ट। तो फिर ये इसलिए गलत हो गया था। तो आप देख लीजिए जिन जिन पे राइट लगा रखा है उस हिसाब से इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक इवेंट्स, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू कस्टमर, मर्चेंडाइज गुड्स को बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो इंग्लिश में भी टफ वर्ड यूज़ किया है, खैर हिंदी में तो समझ में आ ही रखा है। माल अगर ग्राहकों को बेचा जाता है तो वाकई में ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और रिकॉर्ड करने जैसा है। कमिटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय हमारे प्रति वफादार हैं, प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये बात अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जैसी नहीं है। ये एट्रीब्यूट है, गुण है, लेकिन इसे अपन अकाउंट्स में दर्ज नहीं कर सकते। विनिंग द नेशनल अवार्ड फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन, ये भी बहुत अच्छी बात है, व्यापार को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इसे भी आप मुद्रा में नहीं माप सकते, मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट आप देंगे तो बिल्कुल ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, फाइनेंशियल इवेंट है जिसे आप पहचान सकते हैं, फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय, इसमें भी कहीं ना कहीं मुद्रा माप होता है। अगर आप पहले, चौथे और पाँचों को समझिए, आपने माल बेचा होगा तो उसका एक मौद्रिक मूल्य होगा, आपने मंथली रेंट पे किया होगा तो उसका एक मौद्रिक मूल्य होगा, आपका एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है तो उसका भी एक मौद्रिक मूल्य है, बाकी सेकंड और थर्ड का मौद्रिक मूल्य नहीं है। उस तरह से भी अगर आप इकोनॉमिक इवेंट नहीं भी समझ पाए थे तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से जाके भी आप इसको समझ सकते थे। तो 1, 4 और 5, जी हाँ 1, 4 और 5 को लपेटने के लिए मुझे सी इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ द ट्रायल बैलेंस अग्री, ये थोड़ा सा टू मच क्वेश्चन था। मतलब जनरली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस अग्री होने को यानी तलपट के मैच होने को हम ये मानते हैं कि हमारी अकाउंट्स में किसी प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है वो जानते हैं कि तलपट के मिलान के बावजूद भी लेखा पुस्तकों में अशुद्धि हो सकती है। यानी तलपट का मिलान कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कोई अंतिम निष्कर्षात्मक प्रमाण नहीं है। तो एक अकाउंटेंट को ट्रायल बैलेंस मिलना अच्छी बात है, लेकिन उसे ये पता ज़रूर होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस मिलने के बावजूद भी एरर हो सकते हैं। यस, देयर मे बी एरर्स। तो यस, डी ऑप्शन नहीं होगा। किसी को लगे ना ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो अब तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, अब तो सब ओके है जी, एवरीथिंग इज चंगा, नॉट चंगा, देयर मे बी अ पंगा बट यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। 4 तरह के एरर होते हैं ना, क्लैरिक, अभी वो भी आएगा, एक क्वेश्चन भी आएगा थोड़ी देर में। प्रिंसिपल एरर, कॉम्पनसेंट्री एरर, एरर ऑफ ओमिशन, हिसाब की अशुद्धि यानी एरर ऑफ कमीशन, ये 4 अशुद्धियाँ ऐसी हैं जिनको तलपट ट्रेस नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको इस बात के लिए दिमागी तौर पे तैयार होना चाहिए कि वहाँ पे एरर हो सकती है। कौन सी? 2 साइडेड एरर। अगर 1 साइड, अब कोई बच्चा बोलेगा सर 1 साइडेड एरर भी तो हो सकती है, नहीं, अगर 1 साइडेड एरर होती ना तो आपका तलपट मैच ही नहीं होता।
तो तलपट के मैच हो जाने का मतलब एक तो ये है कि गलती हो सकती है, लेकिन फिर वो द्विपक्षीय अशुद्धि ही होगी। तो देयर मे बी अ टू साइडेड एरर। ए, अब इसमें कोई नाराज हो जाए और सर नहीं नहीं यार, ठीक है तू नाराज़ होता रहे, आंसर की आएगी तब विश्वास कर लेना, ठीक है। चलो, और मेरा आपसे देखो कोई झगड़ा तो है नहीं, मैं क्यों झगड़ा करूँगा, ना मेरा कोई पर्सनल कोचिंग सेंटर है जिसके लिए मेरे को बड़ा रैंक नंबर 1 दिस एंड दिस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, एक तरफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वर्ड है। इसमें इंटरनल चेक न मालूम मैंने कितनी बार बोला होगा, मैंने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किए उसमें भी लिखा था कि इंटरनल चेक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति स्वतः ही जांच करता है, ऑटोमेटिक एक ऐसा प्रोसेस स्टैब्लिश कर लिया जाता है। तो वर्क ऑफ वन स्टाफ, सामने से थर्ड, वर्क ऑफ वन स्टाफ इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर, ये होता है इंटरनल चेक में। तो मुझे सारा नहीं भी आता था तो बी के साथ तो 3 आएगा ही आएगा। और इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल में हम वो सारे उपाय करने की कोशिश करते हैं ताकि हम फाइनेंशियली सेफ रहें, ऑपरेशनली प्रोसेस वाइज सेफ रहें। तो इंटरनल कंट्रोल एक ऐसी व्यवस्था होती है, अगर आप चौथे से पढ़ें, परिसंपत्तियों की रक्षा उपाय, परिशुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के हेतु जो ओवरऑल, यानी इंटरनल कंट्रोल में तो वो सारे सेफगार्ड्स आ जाते हैं, होल सिस्टम। मैं अब एक के सामने चौथे को पढ़ रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल इज़ अ होल सिस्टम टू सेव गार्ड द असेट्स, मेंटेन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत ना ही थी, इनसे ही काम हो जाता। B3 और A4, चलो देखते हैं B3 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या जिसमें है B3 A4, और इसके बाद बाकी और देख लीजिए और क्या क्या बचे अपने पास। और C2 D1, अब आप भले इसको मिला लिखते हैं। C2 में इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट का ही कोई बंदा ऐसे बिहेव करता है मानो वो ऑडिटर हो और वो खातों की जांच वगैरह करता है। वो बाहरी एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं होता, कंपनी का ही आदमी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस होके कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस वगैरह को देखता है, प्रोसीजर्स को देखता है, इंटरनल ऑडिट करता है, यानी घर का ही बंदा एक है जो जांच करता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट अप्रेजल टू रिव्यू द ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ओके हैं या नहीं, ऑपरेशंस ओके चल रहे हैं या नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमेशा एस्टैब्लिश किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो लास्ट में डी के साथ आपका 1 जाएगा, तो इधर से आपका सी रह गया था और इधर से आपका 2 रह गया था, तो इस तरह से मैच हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। चलिए जी, तो 11वां, डैश डैश इज अप्लाइड व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। ये कह रहा है कि आग लगने के दिन जो स्टॉक होता है, अगर आप उससे कम की पॉलिसी लोगे तो क्या अप्लाई किया जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, औसत वाक्य अप्लाई किया जाएगा, आपका एवरेज क्लॉज अप्लाई किया जाएगा। तो इसका इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन दोनों ही दे दिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने अभी देखा ही था, जिसमें 4.5 लाख रुपए का माल था और आपने केवल 3 लाख रुपए का बीमा करवाया। तो यहाँ पे एक औसत देखा जाएगा, 3 लाख और 4.5 लाख को आप समझोगे ना, तो 2/3 का रिलेशन आएगा, मतलब आपने 2/3 इंश्योरेंस ही करवाया है। तो उस क्वेश्चन में आपको 1,80,000 का नुकसान हुआ था, तो 2/3 यानी 2/3 ही बीमा कंपनी भरपाई करेगी। तो इस चीज़ को अप्लाई करने को कहते हैं औसत वाक्य, ठीक है। बाकी ये भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी आप अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस है तो आप बेफिक्रे हो जाओगे, आग आपकी आंखों के सामने लग रही है तो आप उसे बुझाने का प्रयास नहीं करोगे, तो आप लॉस को मिटिगेट करने का प्रयास करोगे। और प्रॉक्सिमेट क्लॉज, यानी कारण में एक रिलेशन होना चाहिए। और इसके अलावा एट मोस्ट गुड फेथ या परम सद्विश्वास का सिद्धांत कहते हैं कि आपको कुछ भी बातें छुपानी नहीं चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत हैं, लेकिन अगर आप कम राशि का इंश्योरेंस करवाते हैं तो औसत वाक्य का नियम लागू होता है। इसके बाद एक टफ क्वेश्चन, मेमोरेंडम बुक कंटेन्स डिटेल्स ऑफ, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। मेमोरेंडम वर्ड हमने सुन रखा है, आप ये देख लीजिए कि एक होता है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट और एक होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हमने वर्ड सुन रखे हैं। लेकिन यहाँ पूछा कि मेमोरेंडम बुक में कौन से डिटेल रखे जाते हैं, तो फिर मैंने एक सर से पूछा, जैसे अगर मैं 40 साल को होने का आया तो सर करीबन 55 एज के होंगे। बात एज की नहीं है, एक्चुअली मुझे जो रीसेंट किताबें मेरे पास थी उसमें भी मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। फिर सर ने मुझे बताया कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ओनली। सो मैं नॉट श्योर के साथ इसका आंसर दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बिकॉज क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, विश्वास कर सकते हैं कि मेमोरेंडम बुक में
केवल बकाया दायित्वों का ही लेखा किया जाता है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ओनली का ही लेखा किया जाता है। तो 112 का ए उन्होंने बताया मुझे। विच ईयर ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू सेकेंड डिसाइसिव स्टेज। ये तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1921 यहाँ से इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्योंकि इससे पहले आपकी जनसंख्या कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन 1981 के बाद लगातार जनसंख्या बढ़ी ही है। भले ही बढ़ने की स्पीड अभी कम हुई है, लेकिन 1921 के बाद भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ ही रही है। तो इसीलिए आप फर्स्ट फेज़ से निकल के सेकंड फेज़ में आ गए थे 1921 में। वर्ष 1951 को निर्णायक वर्ष या महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1951, ये सामने से पढ़ रहा हूँ मैं, 1921 से पहले भारत में जनसंख्या वृद्धि स्थिर थी। भारत 1921 तक जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, जिसमें विशेषता थी जन्म दर भी ऊंची थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में कभी गिरावट नहीं आई, इसमें लगातार वृद्धि यानी जनसंख्या लगातार बढ़ी है। मैंने बताया कि रेट थोड़ी स्लो हुई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फर्स्ट इनएक्टेड इन द ईयर। ये भी थोड़ा सा ख़राब क्वेश्चन था भाई। अभी जो रिसेंट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चल रहा है वो ना पूछ के ये पूछा है कि बताओ पहली बार कब आया। तो ठीक है, भारत में 1986 में आया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ये मैंने जैसे कटिंग ली है, ये 1986 का 68वां अधिनियम है। 24 दिसंबर 1986 को कुछ खास बातें थी उस समय जब ये आया था। उस समय जब आया था तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। उस अधिनियम का नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इस तरह से था। आइडेंटिफाई द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन चेकिंग सैलरीज। तो अगर आप सैलरीज की जांच करने गए हो, यानी ये ऑडिट का क्वेश्चन था, अगर आप सैलरी की जांच करने गए हो तो आप क्या क्या सुनिश्चित करेंगे। तो अगेन ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और एक ऑर्डर डिसाइड कर पाना, टू बी वेरी फ्रैंक, सही नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर अंकेशक जो अभी स्टेप्स मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा उसी स्टेप्स में वो फॉलो करे, क्योंकि इतने क्लियर कट स्टेप्स नहीं है। फिर भी चलिए ठीक है। वैसे पहले अपन समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अपन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऑडिट करने गए हैं। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में 25 लोग काम करते हैं, अकाउंटेंट है, सफाई वाला है और हर तरह के लोग हैं। तो उन 25 लोगों की सैलरी दी है तो कैश बुक में भी चढ़ी हुई होगी। अब अपने को जांच करना है कि उनकी सैलरी मिल रही है या नहीं और ये खर्चा जेन्युइन है या नहीं। तो आप क्या क्या जाके चेक करोगे, पहले एक बार सुन लीजिए क्या क्या चेक करोगे। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ पीएफ इनकम टैक्स। एक तो आप ये देखोगे कि क्या वहाँ उनके पीएफ इनकम टैक्स वगैरह की कटौतियाँ हो रही है नहीं, ये चीज़ हम जाँचेंगे। हाँ, रिसिपिएंट्स एक्नॉलेजमेंट बियरिंग प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प बी चेक्ड। भाई अगर हमने उसको पेमेंट किया है तो उसके साइन भी होंगे, और अगर हमने उसको 5,000 से ज़्यादा का भुगतान किया है तो रेवेन्यू स्टैम्प भी लगे हुए होने चाहिए। तो ये भी हम चेक करेंगे। चेक्स ड्रॉन शुड बी टैलिड विद सैलरी रजिस्टर। जिनको भी सैलरी दी जाती है एक सैलरी बुक या सैलरी रजिस्टर रखा जाता है। तो जो हमने चेक काटे हैं, या तो एक चेक काटा होगा इकट्ठा, उसके साथ लिस्ट अटैच की होगी, या सिंगल चेक दिए होंगे, तो उन चेकों का मिलान अपन करेंगे सैलरी रजिस्टर से कि ठीक है जितनी सैलरी कैश बुक में लिखी हुई है उतनी सैलरी रजिस्टर में है और उतने के ही चेक कटे हुए हैं या नहीं। कॉस्ट एंड क्रॉस कॉस्ट ऑफ सैलरी रजिस्टर शुड बी चेक्ड इन अमाउंट बी अग्रीड विद कैश बुक। हम ये देखेंगे कि 25 लोग हैं तो कितना खर्चा आया है, फिर आप पीछे के 2-3 महीनों के पन्ने पलट के देख लो क्या उतना ही खर्चा लगभग आ रहा है क्या, तो आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ ऐसे अचानक स्पाइक नहीं आया है। ठीक है, और फिर ये भी देख लो कि वही अमाउंट कैश बुक में भी चढ़े हुए हैं क्या, इस तरह से आप चेक कीजिए। अथॉरिटी फॉर इंक्रीमेंट शुड बी चेक्ड। और अगर तनख्वाह में इंक्रीज़ हुआ हो, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इंक्रीज़ होता है तो एक लेटर अटैच होता है कि आपका इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो अगर किसी की तनख्वाह बढ़ी हो अचानक तो उसका स्वीकृति या सैंक्शन लेटर होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें जांच करनी चाहिए। जिस बुक से फिर मैंने देखा तो मुझे एक बुक में दिखाई दिया कि सबसे पहले हमें जिनको सैलरी दी गई है उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अगर सैलरी का भुगतान हुआ है तो सैलरी पाने वाले ने डेफिनेट किसी वाउचर पे दस्तखत किए होंगे या किसी सैलरी रजिस्टर पे दस्तखत किए होंगे जिसमें लिखा होगा रिसीव्ड सैलरी, तारीख और साइन लगाया होगा। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा। ठीक है, इसके बाद 2 सबसे पहले आने के बाद मैं अब ये कह सकता हूँ कि इसका आंसर, क्योंकि 2 सबसे पहले इसमें है, अगेन इसका आंसर भी 100% श्योर नहीं है मुझे, आंसर अलग दिशा में जा सकता है, लेकिन जो प्रूफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि
जिनको वेतन मिला है उनकी रसीद या उनकी एक्नॉलेजमेंट देखनी चाहिए। तो 2, 3, 4, 5, 1 और 5 और 1 में भी देख लीजिए। 5वें में है कि हमने किसी का वेतन बढ़ा है तो उसके पीछे सैंक्शन लगी हुई है या नहीं, और लास्ट में ये सुनिश्चित करना है कि जिनको भी वेतन दिया जा रहा है उनका बरोबर प्रोविडेंट फंड वगैरह, क्योंकि जैसे 10 या 10 से ज़्यादा कार्मिक आपके पास काम करते हैं तो उनका प्रोविडेंट फंड काटा जाना होता है। तो ये आप काट रहे हैं या नहीं, यानी आप ऑडिट करने में सब चीज़ें चेक करते हो कि सारे नियम कानूनों की पालना हो रही है या नहीं। और जब एक टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा पैसा हम उनको देते हैं एज ए इनकम, तो TDS काटने का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना होता है। अब मैं वो प्रूफ आपको दिखाता हूँ जिसमें लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे वेतन पढ़ता हूँ मैं। वेतन के रूप में दी गई रकम का प्रमाणन वेतन पुस्तक से हो सकता है। तो सैलरी बुक और सैलरी रजिस्टर एक ही बात है। तो सैलरी आपने दी है तो ये सैलरी रजिस्टर से आप चेक कर सकते हो। अब सैलरी रजिस्टर में वेतन संबंधी सभी विवरण तथा पाने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। तो किसको तनख्वाह दी, कितनी तनख्वाह दी, किस महीने की तनख्वाह दी, कैसे दी, कैश से, चेक, UPI कैसे दी, और पाने वाले के हस्ताक्षर रहते हैं। सबसे पहले मैंने इसे देखा, इसके आधार पर मैंने 2 को पसंद किया और 2 के आधार पर फिर मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया। तो इस तरह से मैंने आंसर दिया है। ठीक है सर, चलिए एक और टफ क्वेश्चन आ रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशनलाइजिंग कट ऑफ प्रोसीजर्स। अब कट ऑफ प्रोसीजर्स एक तरह का ऑडिट का ही ये टर्म होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन रिलेटेड टू है कि स्टॉक का ऑडिट आप कैसे करेंगे। तो लिखा है मूवमेंट ऑफ गुड्स इन एंड आउट ऑफ क्लोजिंग डेट शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड। तो जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो एक डिसाइड करते हैं डेट। जैसे सपोज करो अपन 31 जनवरी का स्टॉक काउंट करना चाहते हैं, तो 31 जनवरी को जो पहले जो स्टॉक की मूवमेंट है और 31 जनवरी की बाद की जो स्टॉक की मूवमेंट है उसको अपन केयरफुली एग्जामिन करेंगे। हाँ, गुड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड। वो माल जो हमने बेच दिया है यानी जिसकी ओनरशिप चली गई है लेकिन हमने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, यानी वो माल हमारे पास रह गया है पर वो माल हमारा नहीं क्योंकि हम उसे बेच चुके हैं, तो शुड बी एक्सक्लूडेड। हाँ, इसके बाद है स्टॉक रिलेटेड टू आउटसाइडर एंड हेल्ड ऑन देयर बिहाफ बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टॉक। ये बात भी सही है कि ऐसा स्टॉक जो किसी और का है, सपोज करो किसी ने हमारे पास माल भेजा है एज ए कंसाइनमेंट, हम एजेंट की हैसियत में है, वो माल किसी और का है तो वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये बात भी सही है। स्टॉक ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर सिचुएटेड शुड बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बात भी सही है कि हमारा जो स्टॉक है वो चाहे कहीं पड़ा हो, चाहे उल्टा केस है कि हमने किसी एजेंट को दे रखा हो, हमारा माल किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हो, हमारा माल कहीं और पड़ा है, तो वो हमें स्टॉक में शामिल करना चाहिए। हाँ, और गुड्स बॉट बट नॉट रिसीव्ड शुड बी इंक्लूडेड इन स्टॉक इन ट्रांजिट। ये बात भी सच है कि वो माल जो हमने खरीद लिया है, हमें जिसकी डिलीवरी नहीं मिली, जो रास्ते में आ रहा है 31 जनवरी को, जो हम तक नहीं पहुंचा है, अगर 31 जनवरी कट ऑफ डेट है तो 31 जनवरी तक हम तक नहीं पहुंचा है लेकिन वो रास्ते में है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से हमारे स्टॉक में शामिल करना चाहिए। तो ये सारे बात सही है। अगेन ये कहना कि इसका कोई निश्चित स्टेप है, ऐसा नहीं है, पर हाँ ये पहला मैं इस फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे कह रहा हूँ कि एक सबसे पहले होना चाहिए। इसके बेसिस पे मैं डी आंसर दे रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये सारी बातें ही सही है जो मैंने अभी बोली। और यही है कि सबसे पहले आपको एक कट ऑफ डेट डिसाइड करनी चाहिए और उससे पहले की स्टॉक मूवमेंट और उसके बाद की स्टॉक मूवमेंट को बहुत ध्यान से सेग्रीगेट करना चाहिए। ठीक है, जो माल हमारा है उसे हमारे को स्टॉक में जो शामिल करना है, और जो हमारा माल नहीं है जिसमें हमारी ओनरशिप नहीं है उसे स्टॉक में से एक्सक्लूड करना है। ये काम है लेकिन ये इसी क्रम में होने चाहिए। नॉट वेरी मच श्योर। पहले पॉइंट के बेसिस पे, चूंकि पहला पॉइंट मुझे लगता है कि फर्स्ट सबसे पहले कट ऑफ डेट ही डिसाइड करनी चाहिए, उसके बेसिस पे मैंने इसका आंसर डी दिया है। ठीक है, आप मेरे बोलने से समझ जाते होंगे मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ। ठीक है सर, तो इसका आंसर मैंने अभी इसका डी लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अरेंज द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप करना है तो ये बिजनेस मेथड का क्वेश्चन है। अगेन अ टफ वन। असेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वायबिलिटी, गेटिंग फंड्स, developing effective business model and legal foundation, recognizing opportunities, generating ideas and feasibility analysis, writing business plan, industry and competitor analysis। इन सब में क्या करेंगे तो इसमें फिर भी एक क्रम है। सबसे पहले एक बिजनेस आप यूं ही नहीं डाल देते, सबसे पहले आप मौका देखते हो, अवसर देखते हो, सिचुएशन पहचानते हो। तो सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करते हो कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बाद आप आइडियाज़ जनरेट करते हो और फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हो कि सर क्या है। जैसे मान लो कि हमें किसी एक ज़माने में ऑफलाइन क्लासेस चलती थी,
फिर किसी के दिमाग में आया होगा यार ऑनलाइन मार्केट का स्कोप है, दूर बैठा हुआ बच्चा या जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं ट्रांसपोर्ट की, वो बच्चा भी तो पढ़ना चाहता है, तो ऑनलाइन शिक्षण का किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा। तो सबसे पहले उसने एक अवसर को पहचाना कि यस देयर इज़ ऑनलाइन मार्केट, फिर उसने आइडिया जनरेट किया होगा। उसके बाद तो सबसे पहले 4 होगा, इस 4 होगा के बेसिस में कह सकता हूँ इसका आंसर सी होगा। अब आप एक सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे पहले 4 में आप अवसर की पहचान करेंगे, उसके बाद आप अपना एक बिजनेस प्लान लिखेंगे और जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो क्या वहाँ पे ऑलरेडी प्लेयर हैं या वो खाली है, तो आप वो एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करोगे। इसके बाद 3 नवंबर पे आप उनके आइडियाज़ को समझ के, उनका बिजनेस मॉडल समझ के एक इंडस्ट्री के लिए फिट बिजनेस मॉडल लाओगे और अपने आप को एक कानूनी रूप जैसे कंपनी बनाओगे या पार्टनरशिप फर्म बनाओगे, जैसा भी होगा आप अपने आपको एक लीगल ढांचा दोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे कि आपको इनिशियली कितनी कैपिटल लगानी है, वर्किंग कैपिटल कितनी लगानी है, वो सब आप देखोगे और लगा पाओगे या नहीं ये सब देखोगे। और उसके बाद पैसे की ज़रूरत को समझ के, कैपिटल रिक्वायरमेंट समझ के, सोर्स ऑफ फाइनेंस को समझ के आप फंड्स पाओगे। तो इसका आंसर सी रहने वाला है सर। इसके बाद है पश्चिमी राजस्थान में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के बाद यह राज्य बॉम्बे हाई के बाद कच्चे तेल का दूसरा सर्वोच्च उत्पादक बन गया है। ठीक है, तो जब से अपने यहाँ पे तेल के और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं तो अब अपन काफ़ी कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं और बॉम्बे हाई के बाद अपना सेकंड नंबर है। ये मैंने गूगल से सर्च किया तो मैंने पाया कि अब बॉम्बे हाई 40% जितना भी देश में ये बनता है प्राकृतिक गैस ऑयल वगैरह, वो 40% वहाँ से निकलता है और 22 से 23% यानी कुल 32 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है क्रूड ऑयल का। उसमें से 60 टन का राजस्थान से हो रहा है। तो राजस्थान 22 से 23% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि 40% के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। योजना आयोग की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो 1950 समथिंग, मार्च 1950 के आसपास योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो उसका क्या मकसद था? एक स्टेबल गवर्नमेंट की स्थापना करना? नहीं, योजना आयोग का सरकारों से क्या मतलब, वो तो देश के विकास के लिए था। टू डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप सोचो कोई सा भी योजना आयोग डिस्करेज क्यों करना चाहेगा, तो ये भी गलत हो गया। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, योजना आयोग आर्थिक नियोजन के माध्यम से सबके लिए रोजगार संभव नहीं है, मुश्किल है, चैलेंज है, लेकिन उस संकल्पना के साथ आया था कि भाई सबके लिए रोजगार लाया जाएगा और ये भी आय और संपत्ति की विषमता को कम करेंगे। ठीक है, आय का समान वितरण होवे, ऐसा नहीं हो कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए, ऐसा हो रहा है, लेकिन उस आय और संपत्ति की विषमता को कम करने के लिए था। तो ये रिलेटिवली आसान था। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 4 ओनली, तो ए इसका आंसर होने वाला है। योजना आयोग के उद्देश्यों में आप कहीं पढ़ पाएंगे कि रोजगार का सृजन और गरीबी उन्मूलन, इसमें वो दोनों पॉइंट लगभग आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है additional pay granted to a government servant to save him from a loss of substantiative pay due to revision of pay otherwise then as a disciplinary measure is known as। तो ये परिभाषा के ऊपर आधारित क्वेश्चन था, ये पहले भी कहीं आ चुका है। तो पर्सनल पे दिया जाता है जब सैलरी रिवाइज होती है और सैलरी रिवीजन के चलते किसी एम्प्लॉय को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, अनुशासनिक कार्रवाई हुई, उस वजह से अगर उसको वेतन का नुकसान हुआ तो उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन सैलरी के रिवीजन की वजह से या किसी और रीजनेबल बहाने की वजह से अगर उसकी सैलरी में कमी हुई तो उसको फिर कॉम्पनसेट किया जाता है। और कॉम्पनसेट करने के लिए स्पेशल पे कि पर्सनल पे दिया जाता है। अगर मैंने अभी बातों में स्पेशल पे बोल दिया तो नहीं, पर्सनल पे दिया जाता है। स्पेशल पे तो हार्ड ड्यूटी करने की वजह से या एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाने की वजह से मिलता है, तो पर्सनल पे होता है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ पाएंगे कि जब कोई कर्मचारी किसी स्थायी पद पर कार्य कर रहा हो परंतु वेतन में संशोधन की वजह से अगर उसके मूल वेतन में कमी हो जाए तो उस हानि को पूरा करने के लिए उसे व्यक्तिगत वेतन या पर्सनल पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए। किसमें कहता है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब अपने फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो आरबीआई रखता है। आरबीआई के पास कुछ क्वांटिटेटिव उपाय हैं, इस पे हमारी बात हो रखी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत प्रतिभूतियाँ, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदी बेची जाती हैं। तो आरबीआई प्रतिभूतियाँ खरीदेगा अगर उसे पब्लिक के हाथों में पैसा देना है तो, और आरबीआई प्रतिभूतियाँ बेचेगा अगर पब्लिक से वो पैसा खींचना चाहता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, ये सबसे आसान था। रेपो रेट में आरबीआई उधार देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई एक तरह से आरबीआई रेपो रेट एट विच मनी इज लेंट, ये सही है। रिवर्स रेपो में उल्टा होता है, उसमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास पैसे जमा कराते हैं। तो बहुत सही ऑप्शन सामने दिया हुआ नहीं था। बैंक रेट में भी आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सेंस में, जब लंबे समय के लिए उधार दिए जाते हैं तब यूज़ होता है, और रेपो रेट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म उपाय होता है। तो बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। वैसे अगर सारे ना भी मिला पाते तो केवल ए का 3 के साथ ही मिला देने से अपना काम हो जाना था। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सबसे आसान था। तो A3 यहाँ पे है और कहीं पर नहीं है, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। तो आसान सा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आप ये सारी बातें पढ़ेंगे तो जैसे इसमें लिखा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर, पहले लिखा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी के विशेषाधिकार अवकाश के बदले में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान किया जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट शैल बी पेड कैश। अब यहाँ पे उसको एक तरह से जबरिया रिटायर किया गया है, तो जबरिया रिटायर करने पे उसके पास जो प्रिविलेज लीव पड़ी है उसका भुगतान होगा या नहीं होगा? इसे नहीं होगा, इसे छोड़ दीजिए। बी बिल्कुल ठीक है। बी क्या है पढ़ देते हैं। कैश पेमेंट फॉर अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव, पीएल बोलते हैं इसको, शेल बी कैलकुलेटेड एज कैश पेमेंट पे एडमिजिबल ऑन रिटायरमेंट प्लस DA अपॉन 3 अपॉन नंबर ऑफ अनयूटिलाइज प्रिविलेज लीव एट क्रेडिट ऑन रिटायरमेंट सब्जेक्ट टू 300 डेज। ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एक कार्मिक रिटायर हुआ, और जब वो रिटायर हुआ तो उस समय मान लीजिए उसका वेतन 1.5 लाख रुपए चल रहा है। इसके अंदर मान लीजिए DA जोड़ दीजिए, और DA मान लीजिए 40,000 रुपये होता है या 30,000 होता है मान लीजिए, तो 1,80,000 रुपये उसकी सैलरी हो गई DA समेत। इसमें 30 का भाग लगाया जाएगा तो इससे पता लग जाएगा कि 6,000 रुपया पर डे उसकी सैलरी हो गई। मल्टीप्लाई उसके खाते में जितनी PL पड़ी होंगी, 300 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 300 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर मान लीजिए उसके खाते में 180 छुट्टियाँ पड़ी है तो 6,000 मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। उतना पेमेंट उसे अप्रयुक्त PL के बदले मिलेगा। जो अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लीव होती है उसके बदले में बेसिक प्लस DA की जो दैनिक दर होती है उस दैनिक दर से मल्टीप्लाई करके बनते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका है। ये आप पढ़ सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के दिन जो उसकी वेतन की दर है और जो उस दिन DA की दर है, क्योंकि DA की दरें बदलती रहती हैं। बाद में हो सकता है रिटायरमेंट के बाद DA की दर बदल जाए, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन आप रिटायर हो रहे थे उस दिन DA कितना था वो DA और बेसिक रेट लेते हुए चलता है। अपॉन 30 का भाग लगता है तो पर डे आता है, मल्टीप्लाई जितनी उसके खाते में अनयूटिलाइज प्रिविलेज लीव है वो। इसके बाद बहुत देर बाद एक आसान क्वेश्चन आया, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो बैलेंस करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये राम अकाउंट है, राम अकाउंट के DI की तरफ का जोड़ है 45,000 रुपये और उसके क्रेडिट का जोड़ है मान लीजिए 32,000 रुपये। तो 45 में से 32 गया तो बाकी बचा 13,000 रुपये। तो 13,000 को लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो अंतर होता है वो डेबिट की टोटल करनी पड़ती है, क्रेडिट की टोटल करनी पड़ती है और दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। तो ये होता है बैलेंसिंग करना। तो C इसका आंसर रहेगा। ये आसान था। द टर्म पास्ट केस अंडर फाइनेंशियल पावर मीन्स, मैंने जब GFNR के वीडियो बनाए थे तो उसके अंदर एक पास्ट केस का मामला बताया था, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल होते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में मान लीजिए बगीचे का काम शुरू करवाया और फिर उसके बाद मान लीजिए वो चले गए और उसके बाद नए प्रिंसिपल आए। तो अगर जब नए प्रिंसिपल आए तो क्या होगा? पुराने जो बिल हैं उनका वो पेमेंट करने में सक्षम है या नहीं है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि जिसे फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया जाता है वो डेलीगेशन के बाद के मामले तो देख ही सकता है, पर डेलीगेशन से पहले के जो केसेस होते हैं जिसको पास्ट केसेस बोलते हैं, तो पास्ट केसेस वो होते हैं जो फाइनेंशियल पावर डेलीगेट होने से पहले उत्पन्न हो गए थे लेकिन जिनका फैसला अभी तक नहीं हुआ। आई रिपीट, पास्ट केसेस या गत मामले उनको कहते हैं जो वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन से पहले उत्पन्न हो गए थे लेकिन जिस मामलों पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ। तब जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप देखिएगा बी देखिएगा, ऐसा मामला जिसका वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की तारीख तक निर्णय नहीं हुआ हो लेकिन वो उस तारीख से पहले घटित हो चुका हो। तो इसका आंसर बी रहेगा। पास केस का मतलब होता है अ केस विच हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड अंटिल द डेट ऑफ डेलीगेशन, मतलब अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है, फाइनल बिल वगैरह नहीं आए हैं लेकिन वो मामला पहले उत्पन्न हो चुका है। तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है सर, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज शोन इन द, तो अगेन ये एक आसान क्वेश्चन था। ऐसी आय जो आपने कमा ली है लेकिन आपको नहीं मिली है तो मिलेगी,
मिलेगी तो वो आपके लिए असेट हो गया, तो वो बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाई देगा। बाकी ऑप्शन सरासर गलत थे। P&L के DR साइड में तो एक्सपेंस जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इनकम वगैरह जाती है ताकि हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। बैलेंस शीट की लाइफ साइड में क्यों जाएगा? इनकम जो कमा ली है लेकिन नहीं मिली है तो मिलेगी, तो जब तक मिल नहीं जाती तब तक उसे हम असेट साइड में दिखाते हैं। तो उसका आंसर सिंपली ए रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए। 126 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है और फिर आपको समझना है कि किसके लिए किस तरह का कोऑर्डिनेशन यूज़ होता है। तो 4 तरह के समन्वय लिखे हैं: सारगर्भित समन्वय, कार्यविधिक समन्वय, क्षैतिज समन्वय और बाह्य समन्वय। तो क्षैतिज समझना आसान है। देखिए, ये इस तरह से जब लाइन चलती है, जब अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो अगर हायरार्की में इक्वल है, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की जाती है तो वो क्षैतिज समन्वय होता है। इसमें कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है ना, कोई बॉस नहीं है टॉप लेवल, न कोई नीचे एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये क्षैतिज समन्वय होता है। तो हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन, सेकंड पॉइंट है यहाँ से सामने से, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस। तो ये वाला सही है, ठीक है। तो आपका सी के साथ सेकंड जाके मैच हुआ। अब एक है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। ये दो मुझे अच्छे से पता है। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में आप बाहर के लोगों से समन्वय बिठाने की कोशिश करते हो। बाहर कौन है? गवर्नमेंट है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इनके साथ आप समन्वय कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हो। तो ये यहाँ पे इसके साथ सेट होगा, डी के साथ फर्स्ट। तो अब आप देख लीजिए, सारा नहीं भी आता है तो आपका सी सेकंड के साथ और डी फर्स्ट के साथ सेट होगा। तो सी सेकंड के साथ और डी फर्स्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन सी सेकंड यहाँ है। तो बस ये इसका आंसर हो जाने वाला है, बी इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोसीजरल और सब्सटेंशिएटिव कोऑर्डिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रोसीजरल में बेसिकली होता है कि एक जनरलाइज डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, टॉप हायरार्की पे कौन होंगे, नीचे हायरार्की में कौन होंगे, तो उसमें प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल समेत नीचे समझाया गया है, आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना, यूनिफाइज करना, एक सिंगल लक्ष्य की तरफ उनको पहुंचाना, वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन होता है ये वाला, द हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स। अपन गोल्स को अटेन कर सकें, पा सकें, इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के बीच में एक हार्मोनी इस्टेब्लिश करना। जैसे म्यूज़िक में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेकिन उनके बीच में एक हार्मोनी क्रिएट की जाती है। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये वाला, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण। क्या खतरनाक हिंदी वाला क्वेश्चन है, बट ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही था। कोऑर्डिनेशन अगर टॉपिक है तो पता होना चाहिए। देखो, मैंने कहीं से लिया है कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइज and unifies individual efforts for better action and for achievement या attainment of business objectives. Which of the following is correct for non-current assets? तो assets basically दो तरह के होते हैं, current और एक non current। तो इसने बोला है इसमें से क्या सही है नॉन करंट के बारे में। रियलाइज्ड और सेटल्ड विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने में सेटल्ड हो जाए वो करंट एसेट्स होता है, तो ये नहीं है। हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग, नॉन करंट एसेट्स अपन बेचने के लिए नहीं रखते। ट्रेडिंग का मतलब होता है जिसको हमने खरीदने बेचने के लिए रखा हुआ है, जैसे स्टॉक। तो स्टॉक करंट एसेट्स में इसलिए आता है क्योंकि उसमें अपन ट्रेड करते हैं, उसको अपन बेचने के लिए रखते हैं। तो ये ऐसे, ये भी गलत है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं या उसका एक एग्जांपल है। तो नॉट इन्वॉल्व इन एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल, ये बिल्कुल सही है ना। जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होता है कि पहले कच्चा माल होता है, फिर वो वर्क इन प्रोसेस बनता है, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिर सेल होती है, फिर उससे पैसा कलेक्शन होता है। इस तरह का ये जो सर्किल होता है इसको अपन ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। इसमें नॉन करंट एसेट्स नहीं आता है, ये बात सही है। तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद है अरेंज द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन सीक्वेंस। नवंबर 2016 में हुआ था विमुद्रीकरण, और उसके बारे में खैर क्वेश्चन तो क्या ये कभी भी पूछ सकता है। बेसिकली समझना ये है, मनी एंड बैंकिंग से समझ लो ये क्वेश्चन है। तो विमुद्रीकरण में हुआ क्या था? तो सबसे पहले तो ये था कि काले धन की समस्या हो गई थी देश में। तो सबसे पहले यही था कि सबसे पहले तो यहाँ पे काले धन और नकली मुद्रा के प्रचलन का संकट हुआ था, फेक करेंसी चल रही थी। तो ये सबसे पहले ये चीज़ हुई थी, इसीलिए गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन लाई, विमुद्रीकरण लाई, ठीक है। उसके तहत क्या किया गया? उसके तहत उस समय जो 500, 1000 के नोट चल रहे थे उनको लीगल टेंडर के रूप में समाप्त कर दिया गया था। और
तो ये 500 और 1000 के नोट उसके बाद अवैध हो गए एक तरह से, तो 4 एक के बाद 5 हुए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने नई मुद्रा छापी, 500 और 2000 की नई श्रृंखला के नोट शुरू किए कि पुराने वाले जमा कराओ, और उसके बाद लोगों को कहा कि भाई आप 500 1000 के नोट जमा करा के बदले में नए नोट ले सकते हो। तो इस तरह से पुरानी मुद्रा को हटाया गया, फेक करेंसी को हटाया गया और नई मुद्रा को चलन में लाया गया। तो 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3 ए इसका आंसर होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, अगेन अ टफ क्वेश्चन क्योंकि रूल वाइज क्वेश्चन था। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, तो आप छुट्टी की अधिकार के तौर पर मांग नहीं कर सकते, ये नियम 59 है, रूल 59, तो ये ए के साथ 3 आएगा। उसके बाद है पावर टू एग्जेम्प्ट, रिकॉल फ्रॉम लीव, आपको छुट्टी से वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, आप मर्जी से भी आ सकते हैं, आपको बुलाया भी जा सकता है, तो C4 होगा। मैं देखता हूँ इतने से काम हो जाएगा क्या, A3 और C4 से। यहाँ पे A3 है, यहाँ पे भी है, C4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों अभी तक रेस में हैं, तो मुझे एक और पहचानना पड़ेगा। तो पावर टू एग्जेम्प्ट, पावर टू एग्जेम्प्ट ये मैं तो अब तो रट के आया हूँ, उस समय तो मुझे पता ही नहीं था क्या है ये, तो ये इसका B के साथ 1 हो जाएगा, तो B के साथ 1 हो जाएगा। और लास्ट देख लो क्या बच गया, D बच गया, और D के अलावा क्या बच गया, 3 1 4 2, D के साथ 2, तो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा एक गजेटेड ऑफिसर को, तो ये रूल 70 में बताया गया है। ठीक है, तो अब D2 देख लीजिए आप, इसमें D2 यहाँ पे है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है फाइनली, ए मैं आंसर दे रहा हूँ इसका आंसर ए रहने वाला है। ये सारे अवकाश अधिकार नहीं है, ये नियम 59 में लिखा हुआ है। छूट देने की शक्ति पावर टू एग्जेम्प्ट रूल 62 में है, और अवकाश से वापस बुलाने संबंधी नियम रूल 66 में है, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। 31 मेथड अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, कि अगर गवर्नमेंट मुद्रास्फीति को कम करना चाहती है या मुद्रास्फीति में कमी की जानी है तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कट करना चाहिए। ये बिल्कुल सही उपाय है, क्योंकि सरकारी व्ययों में कटौती होगी तो लोगों के हाथों में पैसा कम जाएगा, उनके पास पैसा कम होगा तो वस्तुएं कम खरीदेंगे, तो वस्तुओं की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होते ही भाव उतर जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये गलत तरीका है। अगर सरकारी व्यय बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये सेकंड उपाय काम नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक इशू मोर करेंसी, अगर मुद्रा अधिक छापी जाएगी, लोगों के हाथ में मुद्रा का प्रसार होगा तो उसकी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, तो ये भी गलत तरीका है। फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूस टैक्स रेट, अगर वित्त मंत्री टैक्स की रेट घटा देंगे तो लोगों के पास खर्च करने योग्य इनकम बढ़ जाएगी, अगेन उससे महंगाई बढ़ेगी, तो ये उपाय भी नहीं चलेगा। तो पहला उपाय बिल्कुल सही है, ओनली वन ओनली से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करने से मुद्रास्फीति भी कंट्रोल होगा, डेफिनेट होगा। ये क्वेश्चन है फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है, बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन है, वो पता होना चाहिए हर बच्चे को। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि जब अकाउंटेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ़र्क नहीं कर पाता या फ़र्क को नहीं समझ पाता, तो इसका फर्स्ट ए जो है ये थर्ड से जाके मिलेगा, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन एंड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। यानी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ना समझ पाएँ या रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट को ना समझ पाएँ, तो ये ए आपका 3 के साथ जाके मैच होगा। इसी तरह से एरर ऑफ ओमिशन मतलब आप भूल जाना, फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट सेल की और क्रेडिट सेल की एंट्री को सेल बुक में चढ़ाना ही भूल गए, तो ये एक तरह से एरर ऑफ ओमिशन है, बी के साथ बन जाएगा। एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि यानी जैसे जोड़ बाकी गलत लगा देना, गलत साइड में लिख देना, तो रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, तो सी आपका 4 के साथ जाके मैच होगा। और कॉम्पनसेटिंग एरर इस तरह की, कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब अशुद्धियों का जोड़ा, एक अशुद्धि इस तरह से हो और दूसरी अशुद्धि इस तरह से हो कि उनका अंतर एंड ऑफ द डे 0 हो जाए, तलपट आपका मैच हो जाए, यानी एक तरफ जैसे डी की जोड़ कम लगा दी और एक किसी खाते में आपने सी की जोड़ कम लगा दी, तो वो कॉम्पनसेटिंग एरर होता है। तो द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटेंट इज निल, इस तरह से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, C4A3, तो जैसे C4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, A3 होना चाहिए, A3 यहाँ पे है, तो ये मैच हो जाएगा C4A3। इसके अलावा मैंने जैसे बताया B1, यस B1 हो गया, और फिर D2 भी अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। नियमित रूप से गरीबी स्तर के, दोज हु आर रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड, मतलब जो कभी गरीबी रेखा से ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे चले जाते हैं तो उनको बोलते हैं चर्निंग पुअर, मंथन गरीब।
मंथन गरीब क्या होते हैं? ये वो गरीब लोग होते हैं जो कभी गरीबी रेखा के अंदर कभी गरीबी रेखा के बाहर आते रहते हैं। तो कभी गरीब कभी नॉट गरीब, ऐसे कौन होते हैं? खास करके जो छोटे किसान और सीजनल लेबर होते हैं। तो जब सीज़न होती है उनको काम मिलता है तो वो गरीब नहीं रह जाते, फिर वो वापस अनएम्प्लॉय हो जाते हैं तो गरीब हो जाते हैं। और एक होते हैं ट्रांसिएंट पुअर, क्षणिक गरीब। क्षणिक गरीब एक अलग चीज़ है, ऑप्शन में तो दे रखा है, पर क्षणिक गरीब एक अलग चीज़ है। उसमें मतलब मोस्टली वो ओके रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो गरीब हो जाते हैं तो फिर वो आपके क्या बोलते हैं, क्षणिक गरीब बन जाते हैं। ये वो गरीब हैं जो ज़्यादातर संपन्न रहते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य या कठिन समय के शिकार हो सकते हैं, तो उन्हें क्षणिक गरीब कहा जाता है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन था गरीबी रेखा के ऊपर नीचे जाने वाले, वो मंथन गरीब होते हैं, गरीबी में मथना, ये इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ये राइट। अच्छा, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया, हाँ ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद है अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीव ऑन अ पोस्ट मे बी टर्मिनेटेड ऑन। कहता है कि एक जो सरकारी श्रमिक सरकारी सेवक है, सरकारी अधिकारी है, उसका पदाधिकार कब समाप्त हो जाता है? तो जब वो किसी और कैडर में ज्वाइन कर लेता है तो उसका ग्रहणाधिकार पदाधिकार समाप्त होता है, वरना समाप्त नहीं होता। तो अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है तो भी उसका पदाधिकार समाप्त नहीं होता। अगर वो किसी और परमानेंट पोस्ट पे लीन ले लेता है तो उसका पदाधिकार पहले वाले से समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। अगर वो अपनी पोस्ट पे रहते हुए ड्यूटी परफॉर्म करता रहेगा तो उसका ग्रहणाधिकार बना रहेगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद ऐसा रिक्वेस्ट करता है तो भी उसका ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं हो जाता। तो किसी पद पर सरकारी सेवक के धारणाधिकार को समाप्त किया जा सकता है केवल इस दशा में जब वो कैडर से इतर यानी अलग किसी स्थायी पद पर नया ग्रहणाधिकार ग्रहण कर ले तो बी इसका आंसर होगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, रूल 18 में है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। सेंडर एक भेजने वाला हो, एक फीडबैक हो, एक रिसीवर उसको डिकोड करे, एक मैसेज हो, एक एनकोडिंग हो। तो सबसे पहले एक भेजने वाला होना चाहिए, फिर एक मैसेज होना चाहिए। तो सेंडर यानी फर्स्ट, उसके बाद एक मैसेज होना चाहिए, उस मैसेज को एनकोड किया जाता है। ठीक है, उस एनकोड के बाद उसे जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है या जो भी जवाब उसे होता है वो देता है। तो 1 4 5 3 2 1 4 5 3 2 ये यहाँ पे है, तो डी इसका आंसर रहने वाला है। यस, द करेक्ट प्रोसेस इन द कम्युनिकेशन इज सेंड। भेजने वाला हो, एक मैसेज हो, वो उसको एनकोड करेगा, एक मीडिया चैनल होगा जैसे डाक से जाएगा या मेल से जाएगा, टेलीफोन से जाएगा, तो एक मीडिया माध्यम होना चाहिए, फिर उसको रिसीवर डिकोड करता है और लास्ट में वो अपना फीडबैक देता है। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन विच डिपिक्ट्स द सिचुएशन ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं होती। सपोज करो इंडिया है और इंडिया मान लीजिए कि एक विदेशों से कोई व्यवहार ना रखता, न हम विदेश से माल मंगाते, न विदेश में माल भेजते, न सर्विसेज बाहर से लेते, न सर्विसेज बाहर को देते, न भारत के नागरिक बाहर जाते, न बाहर के नागरिक भारत में आते। अगर ऐसी बंद अर्थव्यवस्था होती तो जीडीपी बराबर जीएनपी के होता है। वैसे जीडीपी के अंदर अगर अपन नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं तो जीएनपी बनता है, लेकिन अगर विदेश से हमारा आवागमन ही नहीं है, न इम्पोर्ट है न एक्सपोर्ट है, न गुड्स के न सर्विसेज के, न लोगों का आना जाना है, तो वो बंद इकोनॉमी होती है और उसमें फिर जीडीपी और जीएनपी का साइज़ बराबर हो जाता है, क्योंकि फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होती ही नहीं है। तो फिर इसका आंसर डी हो जाएगा, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। कंटिंजेंट असेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अ टफ क्वेश्चन। कंटिंजेंट असेट्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी घटना हो जाए फ्यूचर में जिससे हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट हो, यानी कुछ ऐसा भविष्य में हो जिससे हमारे पास इनफ्लो होगा। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम, कि हम किसी के ऊपर क्लेम करें और अगर वो क्लेम हमारे पक्ष में चला जाए तो फिर हमें पैसा मिल सकता है। यानी बैलेंस शीट के दिन हमने किसी के ऊपर क्लेम कर दिया हो, उस दिन तक डिसीज़न आया नहीं हो, लीगल प्रोसेस चालू है और अगर चीज़ें हमारे हक में गई तो हमारे पास पैसा आ सकता है, आएगा ही, दिस इज़ नॉट श्योर। तो वो इंश्योरेंस क्लेम जो होगा इसे अपन AS 29 में
इसके बारे में बताया गया है, मैंने नीचे इमेज दिया है, आप वहाँ से और पढ़ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर इंश्योरेंस क्लेम होना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम के लिए यानी 3 ओनली, यानी बी इसका आंसर होना चाहिए। बाकी सब पॉइंट ये लिखे हुए हैं कि जैसे कंपनी की बिना मांगी हुई अंश पूंजी, तो कंपनी मांगेगी तो मिलेगा ही, तो इसमें कोई कंटिजेंसी वाली बात नहीं है। ऋण की वसूली है तो विधिक वाद, इसमें भी अगर हमने किसी पे पैसे मांगते हैं और उसके ऊपर क्लेम किया तो वो भी मैं नहीं मानता कंटिजेंट एसेट। कंटिजेंट एसेट्स के अंदर कुछ ऐसा अनसर्टेन फीचर होता है। यहाँ पे आप पढ़िए 31 पॉइंट में लिखा है, कंटिजेंट एसेट्स यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड or other unexpected event that give rise to the possibility of inflow of in economic benefit to the enterprise। तो contingent assets यूजुअली तब अराइज होते हैं जब कोई अनप्लान्ड मैनर में, अनियोजित तरीके से अचानक हमारे को कोई पॉसिबिलिटी जन्म ले कि हमारे पास फ्यूचर में फ्लो हो सकता है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, एन एग्जांपल इज अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। ठीक है, मान लीजिए कि इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, या मान लीजिए कि किसी ने हमारे खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा लिखा या हमें डिफेम करने की कोशिश की, तो कंपनी ने उसे स्यू कर दिया, कंपनी ने उसके ऊपर दावा ठोक दिया मान लीजिए 5 करोड़ का, तो 5 करोड़ रुपये हमें मिल सकते हैं। तो ये जो है मुझे लगता है कि कॉन्टिंजेंट एसेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका बी आंसर होगा। द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इज, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ये क्वेश्चन भी है जिसके लिए मैं बहुत चिल्लाया कि ये क्वेश्चन आप याद करके ही जाना। इवन अकाउंटिंग मैराथन में पहली लाइन में ही लिखा था कि A बराबर L+C और C कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, तो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या इक्विटी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें फर्जी लिखी हुई हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट मस्ट बी स्टैम्प्ड, इसमें से किस पे स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए। 10,000 रुपये अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिए हैं डिपार्टमेंटल परचेज के लिए, तो वो 10,000 रुपये प्राप्त करने के बाद रसीद पे स्टाम्प लगा के देगा? नहीं। ये भी कुछ अपन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कुछ अधिकतर 5,000 से बड़े जहाँ पैसे प्राप्त करने वाला होता है 5,000 से ज़्यादा, तो वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट पे साइन करके देगा। लेकिन कुछ मामलों में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को जब डिपार्टमेंटल परचेज के लिए पैसा दिया जाता है तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिलैक्सेशन वहाँ पे। अच्छा, नेट अमाउंट पेबल ऑन अ बिल इज 5100, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिसिप्ट के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगेगा। ग्रॉस अमाउंट पेबल ऑन अ बिल इज़ 4500, तो शुद्ध भुगतान 5,000 से कम है तो ज़रूरत नहीं है। चेक ड्रॉन बाय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे PWD कहा जाता है, इसको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड के लिए सेकंड ओनली, यानी सी इसका आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है रसीदों के लिए टिकट नियम संख्या 85 में लिखा है कि 5,000 से ज़्यादा की जितनी भी रसीद होंगी उस पर रेवेन्यू टिकट लगाए जाने चाहिए जब तक कि उन्हें स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त ना कर दिया गया हो निम्न मामलों में। तो निम्न मामलों में देखो, एक तो ये विभागीय खरीदों के लिए सरकारी कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि पे को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है, तो वहाँ रेवेन्यू स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। लोक निर्माण विभाग PWD और वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा आहरित बिलों पे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। और 5,000 रुपये से अगर मामले छोटे रहेंगे तो भी आपको रसीद की ज़रूरत नहीं है, तो 4500 वाले मामले में भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कम्यूटेड लीव, तो कम्यूटेड लीव जिसको परिवर्ती अवकाश या परिणत अवकाश भी कहते हैं, रूपांतरित अवकाश भी कहते हैं। तो कम्यूटेड लीव जो होती हैं वो किसी को प्राइवेट अफेयर यानी निजी कामों के लिए दी जा सकती है। बिल्कुल, जनरली कम्यूटेड लीव जो होती है वो मेडिकल ग्राउंड पे ली जाती है, लेकिन ये पर्सनल कामों के लिए भी ली जा सकती है, तो ये सही है। और ये बी पॉइंट में कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव, तो ये बात भी सही है। जैसे हमें यूँ समझिए कि मेडिकल लीव मिलती है, वैसे मेडिकल लीव को हम HPL बोलते हैं, हाफ पेड लीव, तो ये हमें साल की 20 मिलती है। अब अगर सपोज़ करो, मैं सिंपल बताता हूँ, अगर मान लो मैं 4 दिन मेडिकल पे रहा, मैं मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करूँगा, 4 दिन मैं बीमार रहा इसलिए, तो मेरी 8 HPL कटेगी।
मैं प्रार्थना दूंगा कि मेरी 4 कमिटेड लीव सैंक्शन की जाए, और जब मेरी 4 लीव सैंक्शन की जाएगी तो मेरी जो HPL है उसमें से 8 HPL कार्ड दी जाएगी। तो ये होता है कि कमिटेड लीव के केस में उसका जो ट्वाइस होता है वो HPL में से डिडक्ट किया जाता है। ये बात सही है। कमिटेड लीव यूटिलाइज फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी में बी अप्रूव्ड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। स्टडी करने के लिए अगर आप ये साबित कर देंगे जनहित में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिए भी आप कमिटेड लीव ले सकते हैं। और कमिटेड लीव पूरी एंटायर सर्विस में 240 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये गलत है। तो डी इसमें गलत ऑप्शन है, बाकी A, B, C सही ऑप्शन है। ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि जब किसी कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं तो उसकी एवज में दुगनी संख्या में HPL घटा दिए जाएंगे। और ये बात भी कि HPL या तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ले सकते हो या निजी कारणों के आधार पर आप ले सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में वैसे लिखा है कि आप स्टडी के लिए एंटायर लाइफ में 180 दिन तक ले सकते हो। तो 240 दिन तो कहीं है ही नहीं वर्ड, तो आप भले हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट अटैच कर दिए हैं। हमेशा की तरह PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर PDF आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, आइडेंटिफाई द मिशन स्टार्टेड बाय नीति आयोग टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। तो नीति आयोग ने उद्यमिता को और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो उन्होंने शुरू किया है अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवप्रवर्तन मिशन। ये देखिए नीति आयोग, ये AIM का लोगो, अटल इनोवेशन मिशन। और क्या कहता है? ड्राइविंग द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। तो इससे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर द पर्पस ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है तो किन किन हेड्स में देती है? तो जो प्राइमरी हेड हैं उनको अपन बोलते हैं डिटेल्ड हेड, ठीक है। तो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, इस तरह से तो उनको डिटेल्ड हेड या विस्तृत शीर्ष कहा जाता है। डैश डैश इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। इनमें से क्या संप्रेषण की प्रभाविता को बढ़ा देगा? तो अगर सत्यनिष्ठा से बात की जाएगी, इंटेग्रिटी से बात की जाएगी, तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अगर आप सत्यता से बात करेंगे, तथ्यों से बात करेंगे, फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार को देय शुल्कों के विषय में से क्या देखना राजस्व अथवा प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य नहीं है? इन्हें प्रॉम्प्टली कलेक्टेड, हाँ। कैप्टन सेफ कस्टडी, होल्ड पर रखिए। करेक्टली अकाउंटेड, सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले करेक्ट असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद करेक्टली या प्रॉम्प्टली उनका कलेक्शन होना चाहिए, और फिर करेक्टली उनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। दोबारा, पहले तो तय करो कितना लेना है, वो करेक्ट असेसमेंट होना चाहिए, फिर प्रॉम्प्ट शीघ्रता से उनका कलेक्शन होना चाहिए, और फिर उसकी एक्यूरेट अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो ये तीनों काम है। तो कैप्टन सेफ कस्टडी, बी, ये देखना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तो बी इसका आंसर होगा। डैश डैश इज़ द एपेक्स बॉडी एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एपेक्स बॉडी जो है वो है रीको। रीको में हालांकि एक और आई आना चाहिए था, रीको अपन जनरली कहते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रीको। ये एपेक्स बॉडी है जिसका गठन 1969 में हुआ है। 146, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। वाउचिंग इन डेप्थ, गहराई से वाउचिंग करना, इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये ए जाके 3 के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। वाउचिंग क्या होता है? बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, बी के साथ 1 मैच हो जाएगा। आई थिंक इससे काम हो जाएगा A3B1। वेल A3 यहाँ पे है, इससे काम हो जाएगा A3B1। तो ये आपका आंसर बैठेगा। टीमिंग और लाइडिंग में हमें पता है, जिसमें अपन लैपिंग में पढ़ा था, कि एक डेटर से पैसा मिला हुआ कैशियर दबा लेता है और फिर दूसरे डेटर वाला पैसा फर्स्ट डेटर में यूज़ करता है, ठीक है। और प्राथमिक वाउचर आपके लिए एक तरह से मूल बीजक है। तो इस तरह से आपके सारे मैच हो जाएंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट फिजाइबिलिटी, मार्केट फिजाइबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजाइबिलिटी, फाइनेंशियल फिजाइबिलिटी। तो इसमें आप शब्दों से पकड़ सकते थे, मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है। प्रोडक्ट फिजाइबिलिटी,
इसके लिए अब आप सामने देखिए प्रोडक्ट वर्ड को, ये वाला। इसमें हम क्या देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ ओवरऑल अपील ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिज़ायरेबिलिटी एंड प्रोडक्ट डिमांड। मतलब आप किसी बिजनेस में उतर रहे हो तो पहले आप देखो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं, आपके प्रोडक्ट के लिए लोगों में इच्छा है या नहीं, उसकी डिमांड है या नहीं। ठीक है, मार्केट फिजाबिलिटी में आप क्या करोगे, मार्केट को स्टडी करोगे। इसमें आप क्या करोगे, ओवरऑल अपील ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल अट्रैक्शन। इसी तरह आप मार्केट में देखोगे कि मार्केट उस प्रोडक्ट को चाहता है क्या, या इंडस्ट्री उस तरफ अट्रैक्ट है क्या। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ देखोगे कि क्या आपके मैनेजमेंट इतना कैपेबल है क्या कि वो उस मार्केट में उतर सकता है। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो आसान है, इसमें आप देखोगे कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो आप वर्ड टू वर्ड पकड़िएगा, जैसे मैंने ए के साथ फोर्थ को लिया है अभी प्रोडक्ट देख के, और मार्केट फिजाबिलिटी में मैंने मार्केट को पकड़ा है, यानी बी के साथ 3, शायद इससे काम हो जाएगा, A4B3। तो अपन देख लेते हैं, A4 यहाँ पे है, ठीक है, और B3 भी है, C1D2 फिर इस तरह से हो जाएगा क्योंकि आगे कहीं A4 था ही नहीं। अच्छा, जो कहता है निम्न प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं से अधिक तेज़ी से वृद्धि करती हैं। कहता है इकोनॉमीज़ जिनमें लो पर कैपिटा इनकम होती है वो फास्टर तरीके से ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू रिचर इकोनॉमिक्स। तो ये जो गैप है कैपिटा इनकम का इन दो इकोनॉमी का, उसे क्या कहते हैं, इसे कन्वर्जेंस, अभिसरण कहते हैं, कि जो लो पर कैपिटा इनकम वाली इकोनॉमीज़ हैं वो हाई पर कैपिटा इनकम की तुलना में तेज़ी से ग्रो करती हैं, कन्वर्जेंस। और स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफंड आर, रिफंड में क्या स्टेप होंगे, तो सबसे पहले क्लेम सबमिट किया जाएगा संबंधित विभाग को, ठीक है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर और गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर के साथ सबसे पहले संबंधित विभाग को क्लेम प्रस्तुत किया जाएगा। फिर डिपार्टमेंट देखेगा, उन रसीदों की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है उसने ज़्यादा फीस जमा करा दी है, तो पहले वो संबंधित विभाग को CIN और GRN जमा कराएगा। फिर संबंधित विभाग उसकी रिसिप्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा। उसके बाद DDO रिफंड के लिए बिल बनाएगा। DDO विल सबमिट इट्स क्लेम टू ATO, मतलब ट्रेजरी में भेजेगा वगैरह। तो 2-3 के बाद एक हो जाएगा। उसके बाद ट्रेजरी रिफंड करेगी, मतलब पहले ट्रेजरी इसको चेक करेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट को चेक करेगी, और उसके बाद रिफ़ंड करने के बाद वो रिफ़ंड का हिसाब मेंटेन करेंगे। तो 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 ये ए में आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होने वाला है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है री एप्रोप्रिएशन रेफर्स टू। तो री एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट। इसमें ये होता है हिंदी में कि विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है, इसे हम री एप्रोप्रिएशन कहते हैं। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा मैं लेट हो गया बनाने में, बट एनीवेज कंप्लीट हो गया है। हमारा अगला वीडियो कट ऑफ के ऊपर रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। थैंक यू।